घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे कोरोना की, इस वायरस की। अब आप कहेंगे 11 महीने हो गए, हम लॉकडाउन में भी रहे, इस संक्रमण काल में, इस संकट काल में, इस आपदा काल में, और अब तो 16 जनवरी से टीकाकरण भी शुरू हो गया है। 1,11,16,854 लोगों को टीका भी लग चुका है। तो आज कोरोना की बात क्यों कर रही हो? अब जो मैं कहने वाला हूं, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। और न्यूज़ 24 एक जिम्मेदार मंच है, एक जिम्मेदार चैनल है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, खौफजदा करना नहीं है, लेकिन आगाह करना हमारी जिम्मेदारी है। और कोरोना की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल रविवार के दिन देश में 87 दिन बाद, लगभग 3 महीने बाद, सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस सामने आए हैं। 14,278 नए मरीज कल, कोरोना संक्रमण के मरीज कल सामने आए हैं। 4,468 एक्टिव केसेस बढ़ गए हैं। और अभी इसकी मार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में दिख रही है। महाराष्ट्र में 34 जिले इस संक्रमण, इस कोरोना वायरस की फिर से चपेट में आते दिख रहे हैं। अब ये स्ट्रेन है, ये म्यूटेंट है, ये क्या है, ये बताने के लिए देश के सबसे दिग्गज एक्सपर्ट्स मैं आपके सामने पेश करूंगा। उनकी राय हम लेने वाले हैं। मुंबई में अब सख्ती के आदेश दे दिए गए हैं। मुंबई हो, पुणे हो, यवतमाल हो, अमरावती मंडल हो, यहां पर अब सख्ती दिखाई जा रही है। और इसकी बानगी आपको बता दूं, बीएमसी ने सख्ती दिखाई। मुंबई में कई रेस्टोरेंट, पब संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नागपुर में स्कूल, कॉलेज 7 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी बंद हैं। शादी घर 25 फरवरी से 7 मार्च तक अब बंद रहने वाले हैं। और वहां पर जो तादाद है, संख्या है, जो लोग वहां पर शिरकत कर सकते हैं, किसी शादी समारोह में शरीक हो सकते हैं, उस पर भी पाबंदी लगाई गई है। अमरावती, अकोला, वाशिम, बुल्ढाना, यवतमाल में भी पाबंदियां लगा दी गई हैं। पुणे में 28 फरवरी तक स्कूल, कॉलेज बंद हैं। और ये बात सिर्फ महाराष्ट्र तक महदूद नहीं है। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर आपने देह दूरी, मास्क लगाना है, जरूरी का नियम, इसका पालन नहीं किया तो 8 दिन बाद संपूर्ण लॉकडाउन भी लग सकता है। 34 जिले हैं महाराष्ट्र के। केरल में भी यहां पर 7 जिले हैं और कर्नाटक में 16 जिले। कुल 51 जिले हैं देश के जो अब कोरोना की चपेट में फिर से आते दिख रहे हैं। अब आप कहेंगे महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, कर्नाटक की बात कर रहे हैं, केरल की। हम तो यहां दिल्ली में बैठे हैं, जो उत्तर भारतीय हैं, या हरियाणा में बैठा हूं, उत्तर प्रदेश में बैठा हूं। हमें क्या, हमें यह नहीं भूलना चाहिए, इस वायरस की, इस संक्रमण की शुरुआत चीन के एक शहर वुहान से हुई थी और पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई थी। और जब मैं दुनिया की बात करता हूं, भारत इस वक्त 15 उन देशों की सूची में शुमार हो गया है जहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। 15 टॉप देशों में अब भारत भी शामिल हो गया है। तो ये अपने आप में एक चिंता का सबब है। यहां पर हम ये नहीं भूल सकते कि इस कोरोना काल की, संकट काल की, संक्रमण काल की जो हमने मार झेली, उसके चलते बेरोजगारी बढ़ी, नौकरियां कटी, तनख्वाहें घटी। आपने देखा मजदूरों का पलायन, कितनी बड़ी समस्या थी वो। अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लग गया, जाम लग गया।
23.9% तक का हमने गोता खाया था। और अब आंकड़े ये आ रहे थे कि नहीं, अब हम सुधर रहे हैं, अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्थाएं खुल रही हैं। हम 7.5% का गोता लगाएंगे इस साल, जो 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, और साल 2021-22 में हम 11-11.5% की रफ्तार से दौड़ने लगेंगे। लेकिन ये फिर से जो मुंह बाने लगा है कोरोना, इसके चलते फिर से गति मध्यम, या फिर मैं कहूं धीमी, या फिर से ब्रेक लगेगा क्या? मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, पुणे इंडस्ट्रियल हब है, कर्नाटक में भी यही हाल है। एमएसएमई सेक्टर का अच्छा खासा बोलबाला है वहां पर। फिर से आर्थिक गतिविधियां क्या कम हो जाएंगी? इससे भी हमें सजग रहने की जरूरत है। सिर्फ टीकाकरण से काम नहीं चलेगा, और टीकाकरण उसको रफ्तार और पकड़नी पड़ेगी। अजीम प्रेम जी हैं, बड़े उद्योगपति हैं। कल उन्होंने एक बजट के बाद की जो चर्चा होती है, बैंगलोर चेंबर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इसमें निर्मला सीतारमण से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र को भी, प्राइवेट सेक्टर को भी टीकाकरण में शामिल कीजिए। हमारे पास वो ढांचा है, वो व्यवस्था है। आप 300 रुपए की शॉट लगा रहे हैं, 100 रुपए और खर्च कीजिए, 60 दिन में हम 50 करोड़ लोगों को टीका लगवा सकते हैं। तो यहां पर गुहार लगाई जा रही है, टीकाकरण की गति और तेज हो। टेस्टिंग लगातार धीरे होती जा रही है, 5 लाख केसेस की गिरावट आ गई है टेस्टिंग में। और टीकाकरण की बात हो, बिहार का जिक्र करना मैं नहीं भूलूंगा। बिहार में आपने देखा होगा, इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया किस तरह से गड़बड़ झाला घोटाला चल रहा है। 0000 9 बार शून्य वाले फोन नंबर भी लिखे गए कि इन लोगों का टीकाकरण कर दिया गया। हफ्ते में 2 बार टीकाकरण हो रहा है बहुत जगह। तो क्या हम लापरवाह ही नहीं बल्कि बेफिक्र भी होते जा रहे हैं कि अब ये कोरोना तो गया? ऐसा नहीं है। साथ ही साथ एक और बड़ा चिंता का सबब है, और वो चिंता का सबब क्या? वो चिंता का सबब ये कि अब स्कूल खुल रहे हैं, हमारा भविष्य, हमारे बाल बच्चे। बिहार में 1 मार्च से प्राइमरी स्कूल यानी कि 1 से 5वीं के क्लासेस, कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। यही हाल उत्तर प्रदेश का है। झारखंड में 8वीं से 11वीं तक के सभी स्कूल 1 मार्च को खुल जाएंगे। पंजाब में आज की तारीख से सभी स्कूल खुल गए हैं। तो हमारे बच्चे वहां जा रहे हैं, कोरोना फिर से मुंह बार रहा है। हमें क्या एहतियात बरतनी होंगी? सरकार ने काम किया है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, लेकिन इसमें और रफ्तार और अग्रेशन लाने की जरूरत है क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं, आज मैं आपको आगाह करने वाला हूं इस बारे में। निश्चिंत मत होइए, मुतमईन कतई होने का ये वक्त नहीं है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, कोरोना का यू टर्न। सरकारें और लोग बेफिक्र क्यों? और मुंह बाए कोरोना के सामने फिर गोता खाएगी अर्थव्यवस्था? यह बड़ा ही अहम सवाल है। चर्चा में मेरे साथ डॉक्टर एसके सरीन, दिग्गज डॉक्टर्स का पैनल है मेरे पास। डॉक्टर एसके सरीन डायरेक्टर हैं ILBS हॉस्पिटल के। डॉक्टर यतिन मेहता चेयरमैन हैं मेदांता इंस्टीट्यूट के क्रिटिकल केयर सेक्शन के। डॉक्टर अरविंद लाल चेयरमैन हैं, MD हैं लाल पैथ लैब्स के। आप जानते हैं लाल पैथ लैब में आप अपना टेस्ट कराते हैं। डॉक्टर संजय राय प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन एम्स में। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। डॉक्टर धीरज कौल को आप देख पा रहे हैं, न्यूयॉर्क US से वो जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जराबी, वन ऑफ द फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट ऑफ दिस कंट्री। अर्थव्यवस्था के लिए इसके मायने क्या हैं वो हमें बताएंगे। शरद कोहली देश के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। तो डॉक्टर संजय राय, जो मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स दिए, मैंने कुछ बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं बताया। आगाह करने का वक्त आ गया है क्या एक बार फिर? ये कोरोना फिर से मुंह बार रहा है। देखिए, हम नेशनल और लोकल लेवल पे देखेंगे। मैं कोरोना के बारे में कर दूं, जो सार्स कोरोना वायरस 2 है और कोविड-19 है। 1 साल पुराना वायरस हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा एविडेंसेस जनरेट हो गए। शायद
इतनी एविडेंसेस जो है पहले किसी भी डिजीज के लिए इतने कम समय में नहीं हुए हैं। पब्लिकेशंस अगर आप देखें अच्छे अच्छे हाई इम्पैक्ट जर्नल में, तो काफी ज्यादा पब्लिकेशंस है जिनको हम एविडेंस मानते हैं। तो अब जो है हमें थोड़े एविडेंस बेस्ड बातें करनी चाहिए। सिर्फ पहले चूंकि हमारे पास एविडेंस की कमी थी तो हम संभावनाओं पे ज्यादा बात करते थे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। जो भी एविडेंसेस हैं आज की डेट तक, मैं हिंदुस्तान की अगर बात करूं तो जिस तरीके से नीचे जा रहा था इसका ग्राफ, वह जो है थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र की जो थोड़ी ये है करीब 7,000 के आसपास केसे पहुंच गए, जो अभी एक महीने पहले 3,000 के आसपास थे। इसको हमें देखना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ है। क्या बिल्कुल नया स्ट्रेन है? अगर पुराने स्ट्रेन से हो रहा है तो देखिए बहुत चिंता के लिए जो एविडेंसेस हैं, पर हमें अभी ये मालूम नहीं ये नया स्ट्रेन है या ये पुराना ही कोरोना चल रहा है। मैं वही बता रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पहलू क्या होता है, ये हमें ये जानना होता है कि क्या नया स्ट्रेन है। अगर नया स्ट्रेन है तो क्या वो पुराने लोगों को भी इन्फेक्ट कर रहा है जिनको कोविड हो चुका है? अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी चिंता की बात हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो नया स्ट्रेन, रोज स्ट्रेन नए आते रहते हैं, हिंदुस्तान में भी 100 से ज्यादा स्ट्रेन। पर ये यकायक इतना आंकड़ा बढ़ना, 87 दिन बाद 25 नवंबर के बाद ये एक्टिव केसेस की तादाद यकायक इतना जबरदस्त स्पाइक दिया है डॉक्टर संजय राय। देखिए थोड़ा बहुत, देखिए ये 2050 तक चाहे कुछ भी हो जाए ऐसा ही चलता रहेगा, अप डाउन होता रहेगा। कोई भी वैक्सीन आज तक किसी भी डिजीज को हमने एक्सेप्ट स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट नहीं किया हुआ है। मीजल्स की जो है जिसकी इफिकेसी जो वैक्सीन की मोर देन 95% है और लाइफ लाइन इम्यूनिटी रहती है एक बार देने के बाद, उसको हम, वो भी एक रिस्पायरेटरी डिजीज है, उसको हम नहीं आज तक इरेडिकेट कर पाए। तो ये सब होता रहेगा, ठीक है। नहीं, पर इसमें एक और बात डॉक्टर संजय राय, एम्स के ही डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया वो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि देखिए भारत में ये हर्ड इम्यूनिटी, जो लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन भी है कि अरे 11 महीने रह लिए, अब तो बाहर भी जा रहे हैं, मेरे हुआ नहीं तो मैं तो इम्यून हो गया और पूरा देश ही इम्यून हो गया, अब हमें कोरोना नहीं होने वाला है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कल कहा कि देखिए भारत में हर्ड इम्यूनिटी इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, क्योंकि एक तो ये वेरिंग स्ट्रेन्स हैं और वेरिंग इम्यूनिटी है। आपकी जो शरीर की क्षमता है रोगों को दूर रखने की, वो भी आदमी के हिसाब से बदलती रहती है। संदीप जी, मैं आपको बता दूं, कोई भी डिजीज को इरेडिकेट किया जाता है इसी के थ्रू। जो आप कह रहे हैं कि चाहे वो नेचुरल हर्ड इम्यूनिटी जो है, चाहे वो नेचुरल इम्यूनिटी से हो या वैक्सीन से, वो हर्ड इम्यूनिटी ही डेवलप करता है, वैक्सीन भी हर्ड इम्यूनिटी ही डेवलप करता है। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि डॉक्टर गुलेरिया ये कहेंगे कि हर्ड इम्यूनिटी नहीं हो सकता, वैक्सीन देके भी हम हर्ड। उन्होंने कहा डिफिकल्ट टू अचीव इन अ कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में इसको हासिल करना बहुत मुश्किल है, उन्होंने ये कहा। नहीं, अगर हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी तो कभी हम खत्म ही नहीं कर पाएंगे। देखिए हर्ड इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है? हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जो लोग जिनको प्रोटेक्शन नहीं है उनको इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट करना। तो कुछ लोग प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, या तो नेचुरल इन्फेक्शन से हो जाते हैं या वैक्सीन से हो जाते हैं, और 100% वैक्सीनेशन कभी नहीं होगा, या कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं है। लेकिन वैक्सीनेशन पर तो मैं आता हूं, वैक्सीनेशन का मैंने आंकड़ा बताया। नहीं, 16 जनवरी से शुरू हुआ, 1,11,16,854 लोग ही हो पाए हैं। अजीम प्रेम जी कह रहे हैं कि भैया हमें भी इस्तेमाल कर लो, 50 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन, टीकाकरण हो जाएगा 60 दिन में। नहीं, मैं जो हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहा था, हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ नेचुरल इन्फेक्शन से होता है। हर्ड इम्यूनिटी जो है दोनों से होता है, नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीन से। तो और किसी भी डिजीज को हम कंट्रोल तभी कर पाते हैं, इस टाइप की डिजीज को, जब हर्ड इम्यूनिटी होता है। वो हर्ड इम्यूनिटी नेचुरल इन्फेक्शन से हो या वैक्सीन से हो या दोनों को मिला के हो, और इस केस में दोनों को मिला के ही हर्ड इम्यूनिटी होगा। एक अच्छा खासा पॉपुलेशन। डॉक्टर एसके सरीन स्क्रीन पर, डॉक्टर एसके सरीन, ये यकायक स्पाइक जो आया है केसों में बढ़ोतरी, खास महाराष्ट्र की बात करें 34 जिले, 16 जिले कर्नाटक, 11 जिले केरल, ये चिंता का सबब है क्या? ये बहुत चिंता का सबब है। इसी तरह से शुरुआत हुई थी लगभग 1 साल पहले कि शायद थोड़ा सा केरला में आया, थोड़ा कहीं और आया, धीरे धीरे बढ़ता गया, पूरे कंट्री में, दिल्ली में आया।
तो अब एक और वरी है कि बढ़ तो रहा है, पर क्या ये ओरिजिनल वायरस है या नए फॉर्म, वेरिएंट फॉर्म में है? ये दोनों चीजें लेकर के, और राइज इन द नंबर्स इज रियली ए कॉज ऑफ कंसर्न। और हमें बहुत ध्यान रखना है कि जिन एरियाज के अंदर ये बढ़ रहा है वहाँ क्यों बढ़ रहा है। पूरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ वायरस, जो उस समय नहीं था। उस समय जरूरी नहीं था कि किस तरह का वायरस है, पर अब ये जरूरी हो गया। तो साइंस पे, लैब्स के ऊपर ये हम कैसे पता लगाएंगे डॉक्टर सरीन, बीच में टोक रहा हूं, कि ये पुराना स्ट्रेन ही है या नया कोई वेरिएशन आ गया है, वेरिएंट आ गया है? ये हम कब तक पता लगा पाएंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, आपने मेरी बात मानी कि बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके लिए वायरस के कुछ एरियाज को लेके पूरा उसका एक एक कण, जिसे हम सीक्वेंसिंग कहते हैं, वो करना होता है। भारत के अंदर बहुत अच्छी सीक्वेंसिंग फैसिलिटीज हैं। बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने, साइंस ने कई जगह पे बड़े सेंटर्स बनाए हुए हैं। एक एक दिन के अंदर कई हजार सीक्वेंसेस कर सकते हैं वो। पर इस सब के अंदर समय, एनर्जी, सैंपल कलेक्शन लगेगा। हम ये साथ साथ साइंस में करते रहें कि हाँ भाई चलिए 100 नए मरीज हैं, उसमें से 2-4 को टेस्ट करें, क्या उनके अंदर म्यूटेंट स्ट्रेन है या नया स्ट्रेन है या नहीं है। पर जब हम ये सब कर रहे हैं, पर ये मान के चलें कि म्यूटेंट स्ट्रेन बनेगा, ये वायरस का नेचर है कि वो बदलेगा नहीं तो मर जाएगा। तो ये मान के चलें कि ज्यों-ज्यों समय निकलता जाएगा, वायरस के नए रूप, नए स्ट्रेन्स आते रहेंगे, जो ट्रीटमेंट के लिए, वैक्सीनेशन के लिए चैलेंजेस हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फिर से इस कैवियट के साथ कि हमारा मकसद कतई नहीं है कि हम हड़कंप मचाएं, लोगों में खौफ पैदा करें, लेकिन अगर ये नया, फर्ज कीजिए नया वेरिएंट निकल जाता है डॉक्टर एस के सरीन, तो टीकाकरण अभियान भी जो ये चल रहा है हमारा, और जो हम थोड़े मुतमईन हो रहे थे, ये मतलब जिसे हो भी गया हो उसे दोबारा भी हो सकता है, हमें नहीं पता। हम एक अनसर्टेन टेरिटरी में घुसेंगे क्या, अननोन टेरिटरी में? ये हम इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे, जिनको वैक्सीन मिल चुका है उनमें अगर म्यूटेंट स्ट्रेन भी आता है, उसका रिस्क और उसकी सीवियरिटी बहुत कम होगी। करंट में जितनी वैक्सीन्स हैं वो लेटर से 100% नहीं, पर बहुत हद तक 90%, 80% तक प्रोटेक्ट करेंगे। हमें वरी है उन लोगों की जिन्होंने कहा हमें वैक्सीन नहीं लगवानी, हम नहीं आएंगे, हम हेल्थ केयर वर्कर हैं, हम ये हैं। तो वो लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, उन लोगों के लिए, जिनका नंबर नहीं आया है, उन लोगों के लिए म्यूटेंट स्ट्रेन और उसका इन्फेक्शन रिस्की हो सकता है। पर डरने की बात नहीं है, पर समझने की बात है इसके अंदर। स्पेशली हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स 100% अपनी वैक्सीन लगवाएं और सेकंड डोज मिस नहीं करें। अगर आप सेकंड डोज मिस कर देंगे तो भी म्यूटेशन, जिसे हम वैक्सीन एस्केप म्यूटेंट कहते हैं, आपने एक डोज लगाई, दूसरी नहीं लगाई, अब अगर इन्फेक्शन आएगा तो उसका वायरस का रूप बदल सकता है। तो तीनों चारों चीजें। और इस टीकाकरण अभियान भी अभियान चलाया जा रहा है, 35,000 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया, सरकार मुफ्त टीका लगवा रही है। लेकिन बावजूद इसके देखिए 16 जनवरी से डॉक्टर एस के सरीन ये टीकाकरण शुरू हुआ। ताज़ा आंकड़ा जो मेरे पास है 1,11,16,854। और अजीम प्रेम जी कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर लीजिए, 100 रुपए और लगेंगे, हमारे पास वो है, सिस्टम है, हमारे पास वो व्यवस्था है, हम 2 महीने में 60 दिन में 50 करोड़ लोगों का टीकाकरण आपसे करवा देंगे। इसको रफ्तार पकड़वाने की भी जरूरत है क्या? देखिए, रफ्तार चाहे गवर्नमेंट पकड़े चाहे प्राइवेट, हमेशा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमेशा अच्छी रहती है। और अजीम प्रेम जी का, बाकी लोगों का जो सुझाव है बहुत अच्छा है। पर आज की तारीख में मुझे लगता है कि सरकार के पास टीका के लिए उपलब्ध हैं इतने सारे सेंटर, वैक्सीन उपलब्ध है, लोग नहीं जा रहे। अभी तक लोगों का मन में हेसिटेंसी या डर नहीं निकला है। मेरे विचार से आपके माध्यम से वो हेसिटेंसी, वो डर पहले निकल जाए। वैक्सीन सेफ है, वैक्सीन लग गई है 1 करोड़ लोगों में, पर 1 करोड़ 1% है पूरे भारत का जी। इजराइल 85% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लिया, हम 1% कर पाए, तो इसलिए हाँ, तो इस बारे में सरकार को सोचना होगा। डॉक्टर यतिन मेहता, पर यहाँ पर एक और देखिए हमें बात, मैंने इसीलिए वुहान का भी जिक्र किया अपने शुरुआती संबोधन में। वुहान से शुरू हुआ था ये वायरस, पूरे देश को अपनी जद में ले लिया। तो आज की तारीख में महाराष्ट्र हो या कर्नाटक हो या 7 जिले केरल के हों, वहाँ पर जो यकायक
एकदम इजाफा हुआ है एक्टिव केसेस में, क्या इसे हम स्टेट स्पेसिफिक मान लें या दरअसल सबको सतर्क रहने की जरूरत है? लोग मुंबई जा रहे हैं ना, दिल्ली वाले भी, चंडीगढ़ वाले भी या लखनऊ वाले भी, आना जाना तो हो रहा है। एक जगह लॉकडाउन भी कर दें या नाइट कर्फ्यू लगा दें, उससे काम नहीं बनने वाला है। नहीं संदीप, बिल्कुल ठीक बता रहे हो कि जब पहली बार जब ये सारा केसेस आए अमरावती में, तो सरकार ने कहा कि 12 घंटे का वहां लॉकडाउन करेंगे। मुझे बताइए 12 घंटे से क्या होना है? अब उन्होंने 1 हफ्ते का किया है, लेकिन महाराष्ट्र में आप पहले भी देखिए कि हाल काफी खराब थे। हिंदुस्तान में सबसे खराब स्टैटिस्टिक्स वहीं के थे, उनसे रिकवरी उन्होंने की। अब आप देखिए कैसा उन्होंने खोल दिया सारे। आप ट्रेनों में देखिए, वहां की शादियों में देखिए, बाजारों में देखिए। हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए, जब तक 50% लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाता तब तक हमें ये पूरी सेफ्टी करनी पड़ेगी। नहीं तो अगर ये ब्राजीलियन वेरिएंट या अमरावती वेरिएंट यू कॉल इट और यूके वेरिएंट आ गया और मान लीजिए वैक्सीन की एफिकेसी उनमें कम है, तो फिर डेंजर बहुत बढ़ जाता है। इसलिए हम पूरी दुनिया के हिसाब से हमारा परफॉर्मेंस अभी तक तो बहुत अच्छा रहा है, उसको हमें खराब नहीं करना चाहिए। वो सारी जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है, सेफ डिस्टेंसिंग, ग्लविंग एंड मास्किंग को हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा ये साल, जब तक इसका परमानेंट सॉल्यूशन सॉर्ट आउट नहीं निकलता। खुला खेल फर्रुखाबादी है ना। देखिए डॉक्टर यतिन मेहता, देश में तो खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा है। आप गुड़गांव में हैं, गुरुग्राम में हैं, मैं नोएडा में हूं, मैं दिल्ली भी जाता हूं। अब तो खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा है। हमने एहतियात नाम की चीज बरतने से साफ इनकार कर दिया। अब लगता है कि हो गए 11 महीने, अब हो गया, कोरोना तो भाग गया है। यह भी एक मानसिकता घर कर गई है। देखिए पूरे वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में इतना बुरा हाल किस लिए हुआ है? क्योंकि उन्होंने ये सब एहतियात नहीं रखा। और हम लोग अभी तक अच्छे हैं क्योंकि अभी तक डिसिप्लिन से काम सारा चल रहा था और हमने सारा अब खुला छोड़ दिया है। तो हम तो फंसेंगे, तो हमारे पास उतनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज है ही नहीं जितनी वेस्ट में है, और उनका ये हाल हुआ तो इंडिया में तो बहुत ही बुरा हाल होगा। इसलिए पैनिक की बात नहीं है, लेकिन सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें रखनी पड़ेंगी और ये सारी डिसिप्लिन हमें एज ए कंट्री करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल में फंसेंगे हम लोग। नहीं, डिसिप्लिन की जो बात है तो पूरे भारत में एक व्यवस्था लानी चाहिए क्या, या फिर से आई एम जस्ट रिंगिंग द अलार्म बेल? ये सवाल इसलिए भी डॉक्टर यतिन मेहता, क्योंकि बच्चों की बात, बच्चों अभी तक तो वो घर में थे। अब बिहार में 1 मार्च से स्कूल खुल जाएंगे, सारे प्राइमरी स्कूल भी। यूपी में भी प्राइमरी स्कूल खुल रहे हैं 1 मार्च से। झारखंड में 8वीं से 11वीं के बच्चे अब स्कूल जाने लगेंगे। पंजाब में आज से स्कूल खुल गए हैं। अब स्कूल भी खुल रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। तो अभी सब कुछ नॉर्मल है या पूरे भारत में एक प्रोटोकॉल दोबारा से लागू करने का वक्त है, या इट इज टू अर्ली अभी? नहीं, ये एटलीस्ट जिस एरियाज में ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, केरला में, महाराष्ट्र में, तो कर्नाटका एंड आंध्रा में, वहां स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करना ही पड़ेगा। अब इसमें ज्यादा सोचने का ना किसी को लग्जरी है और ना टाइम है। इसलिए वहां से लोगों का बाहर आना जाना और यहाँ से लोगों का वहां जाना रिस्ट्रिक्टेड होना ही चाहिए। नहीं, पर केरल से, कर्नाटक से, मुंबई से लोग दिल्ली भी आ रहे हैं, यूपी आ रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं। आना जाना तो लगा हुआ है ना। एक जगह लॉकडाउन है, एक जगह अभी सब कुछ खुला है। हाँ, वो हमें रिस्ट्रिक्ट करना ही पड़ेगा। जैसे पीक पीरियड में जब सारा रिस्ट्रिक्शंस, वो सारा हमें अभी लगाना ही पड़ेगा। डॉक्टर धीरज कौल, मुझे थोड़ा सा इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी दीजिए। देखिए 6 देश ऐसे हैं जहां पर पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है। वो यूके मतलब इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, पोर्चुगल, वियतनाम भी। और ये वहां पर जो वेरिएंट की बात हो रही है, हमें अभी पता नहीं भारत में ये पुराना वायरस ही फिर से मुंह आया है, ये कुछ बदला हुआ स्वरूप लेकर आया है। बाहर से जो आपको इंडिकेशंस और एविडेंस जो मिला है, वहां से आप क्या पाते हैं? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आपके पैनलिस्ट ने बहुत अच्छे एक्सीलेंट पॉइंट्स रेज किए हैं, मैं टोटली एग्री करता हूं। देखिए इस टाइम एज ऑफ नाउ हमारा सबसे बड़ा कंसर्न साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, क्योंकि जो डाटा अभी लेटेस्ट आ रहा है, अभी नेचर में 21 जनवरी को एक आर्टिकल निकला था जिसके अकॉर्डिंगली एग्जैक्टली जो आपने क्वेश्चन उठाया कि वैक्सीनेशन की एफिकेसी नए स्ट्रेन के खिलाफ कितनी होगी, तो अभी तक हमें जो देखने में आ रहा है डाटा के अकॉर्डिंगली 2 वैक्सीन हैं। एक है जॉनसन एंड जॉनसन जो आएगी मार्केट में, और दूसरी है नोवावैक्स। उन दोनों की एफिकेसी तकरीबन 80% के करीब आ रही है साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन के खिलाफ।
और जो पुराना स्ट्रेन है उसकी एफिकेसी तकरीबन सभी वैक्सीन में बहुत अच्छी देखी जा रही है। अमेरिका इस टाइम बहुत तेजी से वैक्सीनेट कर रहा है, तकरीबन 1.7 मिलियन डोजेज हम रोज लगा रहे हैं और 15 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं, और हम इसको कैपेसिटी को 3 मिलियन बढ़ाएंगे एक दिन में से 5 मिलियन, ताकि हमारी हर्ड इम्यूनिटी मई तक आ जाए। उसके करने के बावजूद 90,000 एडिशनल लोग मर जाएंगे। तो जो स्पीड ऑफ वैक्सीनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था। ग्लोबली अगर आप प्रोस्पेक्टिव देखें तो कहीं ना कहीं हमें सबसे ज्यादा इस बात की चिंता है, जो वनरेबल कम्युनिटी है, जो ओल्डर हैं, जो सिक लोग हैं, HIV है, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है, उनके अंदर जब ये वायरस फैलता है, इसके अंदर वो काफी देर तक स्टे करता है और उसके अंदर चेंजेस, म्यूटेशन, सिग्निफिकेंट म्यूटेशन, वैक्सीन एस्केप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे हम ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं देख रहे हैं ओल्डर और वनरेबल लोगों में वैक्सीनेशन करने का। लेकिन हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं सुन रहा था भारत में कई इवन मेरे मेडिकल डॉक्टर्स भी फ्रेंड्स जो हैं वो भी रिलक्टेंट है नई वैक्सीन लेने के लिए। तो वैक्सीन की जागरूकता भारत में बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि कहीं जो नए नए स्ट्रेन है, कोई बड़ी बात नहीं है, भारत अपना एक इंडिजीनियस वैक्सीन रेजिस्टेंट स्ट्रेन डेवलप कर ले अगर पब्लिक को वैक्सीनेशन नहीं मिलेगा। और इंडिया के अंदर बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। दिल्ली में मैं देख रहा हूं हर जगह लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं। सबसे इफेक्टिव तरीका इस वायरस की स्प्रेड रोकने को सोशल डिस्टेंसिंग है। मास्क हमको डालना ही पड़ेगा अगले 2 सालों तक, एज ऑफ WHO रिकमेंडेशन और FDA की जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन। नहीं, वो नहीं हो रहा है ना। वो हमने पहले भी देखा, बिहार में चुनाव हुए थे, अब चुनावी मौसम आ गया है। डॉक्टर धीरज कौल, अभी आप असम जाइए, बंगाल में जाइए, हजारों की तादाद में वहां पर रैलियां हो रही हैं। तो हमने दरवाजे तो खोल दिए हैं। देखिए, ये कड़वी हकीकत है इस देश की। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही पॉइंट रेज करते हैं, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। यही पॉइंट मैंने कुछ महीने पहले आपके शो पे रेज भी किया था कि डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में ह्यूमन की हेल्थ और उसकी कोमॉर्बिडिटीज भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कई लोगों की किडनीज फेल होती है, मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूं, मैं आपको बता रहा हूं, कई लोगों की किडनीज फेल हो जाती है कोरोना रिकवर होने के बाद। कईयों को स्मॉल हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, स्ट्रोक्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोरोना से जिंदा बच गए तो आपके अंदर कोमॉर्बिडिटीज नहीं होंगी, वो भी होंगी, उसका भी कॉस्ट होता है। और हेल्थ केयर कॉस्ट डेफिसिट की अगर मैं आपको बताऊं, मैंने अभी आर्टिकल एक सबमिट किया है उसके ऊपर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, $17 ट्रिलियन का अमेरिकन इकोनॉमी पे हिट हो रहा है कोविड का बाय 2024। तो इसकी इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ भी हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को ये सोचना पड़ेगा, हम अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज कैसे बचाएं और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग भी करें। क्या हम रैलीज कर सकते हैं? क्या हम वोटिंग कर सकते हैं? अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड्स को ऑनलाइन यूज कर सकते हो, वोट्स को क्यों नहीं? डॉक्टर SK सरीन, हमने टीकाकरण की बहुत बात की, मैं एक क्विक कमेंट आपसे चाहूंगा। देखिए, टीकाकरण अपनी जगह वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन टेस्टिंग, वो जो 4 T's की हम लगातार बात करते रहे हैं पिछले 11 महीने में, उसमें टेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग जहां 11 लाख रोजाना होती थी, वो 5 लाख गिरकर 6 लाख पर आ गई है। टेस्टिंग को लेकर हम लापरवाह हो गए हैं क्या? पहले मैं जरा सा टीकाकरण में आपको एडिशन बता दूं कि भारत में कई वैक्सीन्स अपनी हैं और ये वैक्सीन्स US या यूरोप की वैक्सीन से बेटर है, बिकॉज इसमें पूरा वायरस है। तो इसलिए अगर हमारा म्यूटेंट स्ट्रेन भी आता है तो भी हमें इतने डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि रिजल्ट्स विल बी अवेलेबल इन मार्च बिगिनिंग। हाउएवर, फर्स्ट डोज लगाने में जितनी स्पीड हम लोग बढ़ा सकते हैं, और मेरे विचार से करंट स्पीड को 6 गुना एटलीस्ट बढ़ाएं, तब 30 करोड़ लोग अगस्त तक हमारे वैक्सीनेट हो पाएंगे। इसलिए फर्स्ट टारगेट इज increase the speed by 6 times or more, and government or private both can put their efforts together, and I hope कि मार्च से जब ये खुलेगा लोग अपने आप आगे आएं, अपने आप रजिस्टर कराएं और वैक्सीनेशन के लिए जितने सेंटर खुल सकते हैं, जितने लोग छोटे बड़े लग सकते हैं, जरूर लगें। ये मौका है। अगर हमने नहीं किया तो हो सकता है अप्रैल मई में, मार्च एंड अप्रैल में वी कैन हैव अनदर वेव एंड वी शुड बी केयरफुल अबाउट इट। टेस्टिंग पार्ट, आई थिंक शुरू में हम लोगों को जब बहुत ज्यादा रश था तो सब लोग एंटीजन टेस्टिंग पे थे, बट एंटीजन टेस्टिंग उस समय
जरूरत थी, जबकि बहुत ज्यादा हमारे को क्वांटिटी बढ़ानी थी। अब हमें क्वालिटी देखनी है कि RT-PCR करें, और उसमें बहुत ज्यादा भारत के अंदर अच्छे सेंटर्स डेवलप हो गए हैं। तो टुडे अगर आप नेजल स्वाब या ओरल स्वाब देते हैं तो डेफिनेटली RT-PCR करना चाहिए, टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, स्पेशली उन एरियाज में जहां पे नए केसेस डेली हो रहे हैं। और हाँ, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर इन सब को गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी नहीं माने। क्या समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या आपकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर वैक्सीन साइंस ने डेवलप कर ली 1 साल में, इट्स ए बिग अचीवमेंट, पर बिगर अचीवमेंट इज सोसाइटी। अगर हम वैक्सीनेट कर पाते हैं तो सोसाइटी की जीत है, आपकी हमारी जीत है। हमारी साल्वेशन अकेले की नहीं है, साल्वेशन इज कंबाइंड। तो पूरे कंट्री को, पूरे सिटीज को, पूरे मोहल्ले के सारे लोगों को मिलकर के सोचना है कि ना तो हमें अपने जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उन्हें छोड़ना है, हमें वैक्सीनेशन के लिए जाना है, और वैक्सीन लगने के सेकंड डोज के बाद में भी 6 महीने तक हमें अपने आप को अपना नहीं, आदमी बिहेवियर की, नागरिक की तो जिम्मेदारी है ही, लेकिन डॉक्टर यतिन मेहता देखिए, व्यवस्था किस लिए होती है? सरकार किस लिए होती है? एक व्यवस्था बनाने के लिए। वो व्यवस्था जो पहले थी कि भाई आपके सोसाइटी में कुछ केसेस आ गए तो वो क्वारंटीन हो जाती थी, या पूरी की पूरी कांटेक्ट ट्रेसिंग होती थी, वो कहीं ना कहीं सरकार की, इलाके के, उस एरिया के DM SP की जो जिम्मेदारी होती थी, वो अभी होती दिख रही है आपको? नहीं, आपकी बात सही है, क्योंकि हमने जब अप्रोप्रिएट लॉकडाउन टाइमली किया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सबने साथ में काम किया, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी और बड़ा टाइट मैनेजमेंट था सारा, इसीलिए कंट्रोल में आया। इसलिए मेरी तो गुजारिश सभी से है, डॉक्टर सरीन ने पब्लिक को तो बोला ही है, लेकिन मेरी सरकार, गवर्नमेंट से भी गुजारिश है, जो भी स्टेट हुई या सेंटर में, कि इसको पूरा वॉर फुटिंग पे सारा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी उसमें लग जानी चाहिए, और सबको भूल जाना चाहिए कि अभी बंगाल में इलेक्शंस हैं, वो पब्लिक मीटिंग रैली बंद कर दीजिए सारे के सारे, क्योंकि वायरस ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, ये सब हमको मारेगा अगर मारेगा तो। इसलिए मेरा कहना यह है कि वॉर फुटिंग पे इसको हैंडल करना चाहिए, पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी अभी इसी को करना चाहिए। तो यहाँ पर सरकार को भी सक्रियता फिर से दिखानी पड़ेगी, और प्राथमिकता हमारी कोरोना की तरफ आएगी और आनी चाहिए, क्योंकि इसके देखिए सिर्फ हमारी सेहत पर नहीं, देश की अर्थव्यवस्था की सेहत पर भी दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। तो सिद्धार्थ ज़राबी, जो हमारे इंडिकेशंस, और हम बीच में कहने लगे वी शेप रिकवरी की तरफ हम चल पड़े, अब 7.5% का ही गोता होगा, 23.9% के पहले तिमाही में गोते के बावजूद, और अगले साल तो हम 11-11.5 की रफ्तार से दौड़ने लगेंगे। ये कोरोना, ये जो नया स्ट्रेन है या पुराना ही कोरोना है जो मुंह बार रहा है, ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर तो नहीं है? धन्यवाद संदीप, आपने मुझे समय दिया, और सारे डॉक्टर्स की बातचीत सुन के मैं 2-3 विषय यहाँ पे रखना चाहूंगा आपके क्वेश्चन के जवाब में। सर्वप्रथम, जहां तक वैक्सीनेशन की बात है और आपने इकोनॉमी की इम्पैक्ट की बात की, इकोनॉमी का इम्पैक्ट तो पहले बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि देश भर में एक बहुत बड़ा नेगेटिव एनवायरनमेंट पैदा हुआ है, और ये मैं बात जो कह रहा हूं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पिताजी स्वयं एक डॉक्टर हैं, जो खुद डॉक्टरों ने, नर्सिस ने, बाकी मेडिकल स्टाफ ने वैक्सीन लेने से मना किया है। इससे वैक्सीन को लेके एक भ्रम पैदा हुआ है, शक पैदा हुआ है, और मेरी ये अपील, यहाँ इतने बड़े वरिष्ठ डॉक्टर हैं, कि कम से कम अपने समुदाय में डॉक्टर वैक्सीन नहीं ले रहा है, नर्स वैक्सीन नहीं ले रही है, तो दूसरों को विश्वास कैसे जगेगा? ये बड़ी चिंता की बात है, और इस पे भी हमें ये ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसके कारण आम जनमानस में बहुत भ्रम पैदा हो रहा है। दूसरा, आपने जो विषय उठाया लॉकडाउन का, लॉकडाउन क्यों लगना चाहिए? जब लॉकडाउन 1 वर्ष पहले लगा तब हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं थी, PPE किट नहीं थे, मास्क नहीं थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर की कैपेसिटी ऑगमेंट नहीं थी, वेंटिलेटर नदारद थे। आज 1 साल बाद इतनी सारी कैपेसिटी लगी हुई है, तो बार बार लॉकडाउन कहना कितना घातक, कितना इरेस्पॉन्सिबल, कितना आउटरेजियस है। तो उद्धव ठाकरे जो कर रहे हैं वो दरअसल क्या फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं या एहतियात बरत रहे हैं? वो कह रहे हैं 8 दिन में मैं लॉकडाउन लगा दूंगा अगर आपने बात नहीं मानी तो। संदीप, एक राजनेता, एक मुख्यमंत्री जिन पे अभी
चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उन पे जिम्मेवारी होती है। शायद लोग नहीं मान रहे हैं, इसलिए वो कुछ कठोर भाषा प्रयोग कर रहे हैं लोगों में डर, यानी एक प्रकार से सजग करने के लिए, डर नहीं सजग करने के लिए। तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। द फैक्ट इज, लॉजिक विल से कि आप 1 वर्ष बाद फिर से उसी लॉकडाउन की बात करें जिसने कमर तोड़ दी इकोनॉमी की, तो ये फिर एज इंडियंस, एज अ कंट्री, हमने क्या अचीव किया पिछले 11-12 महीनों में? तीसरा नहीं, पर वो एक रियलिटी है ना। अगर मैं पुणे की बात करूं, यवतमाल की बात करूं, अमरावती की, कर्नाटक, ये मैन्युफैक्चरिंग हब भी हैं। बॉम्बे हमारी व्यावसायिक राजधानी है। संदीप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मैं आपको दूसरा तथ्य देता हूं। 61% ऑफ ऑल वैक्सीन्स हैव बीन इंजेक्टेड ओनली इन 7 स्टेट्स। उनमें से आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, और अगर मैं मिस नहीं कर रहा हूं, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है। 10 स्टेट्स में कोई इंफेक्शन नहीं बढ़े हैं पिछले 24 घंटों में। तो ये फेयर मॉन्गरिंग एक महाराष्ट्र में, जिस कारण से उद्धव ठाकरे जी जो भी बोल रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं, मैं ग्राउंड पे नहीं हूं। अगर मैं ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहा होता तो मैं आपके प्रश्न को उस प्रकार से जवाब देता। बट यू लुक एट इट स्टैटिस्टिकली, 61% ऑफ ऑल वैक्सीन्स हैव बीन कॉन्सेंट्रेटेड ओनली इन 7 स्टेट्स इन द हेल्थ केयर स्टाफ, फ्रंटलाइन वर्कर्स ऑफ दो स्टेट्स। तो इन्फेक्शन तो बढ़ेगा। आप एक बात आखिरी जो विषय में कहना चाहूंगा, जो एपिडेमोलॉजी जो कहती है, और मैं पिछले कई दिनों से लगातार इस पे लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, ट्वीट कर रहा हूं, तो संदीप जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए इस विषय पे। आप एक सागर में एक बूंद डालेंगे तो क्या उसका सागर का रंग बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। एपिडेमोलॉजी एंड वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी फ्रॉम द पास्ट सजेस्ट दैट आपको बड़े क्लस्टर्स में ऑल आउट कैंपेन करना है। 1000 लोग हैं, 500, 600, 700 लोगों को वैक्सीनेट कर दो, उससे इन्फेक्शन की इंक्रीजिंग प्रेवलेंस रुक जाती है, इन्फेक्शन रहता है। एंड जो ये स्ट्रेन, इन्फेक्शन के नए स्ट्रेन और वैक्सीनेशन के साथ जोड़ा गया है, अगेन ये भ्रम पैदा कर रहा है समाज में। इससे कंफ्यूज हो रहे हैं लोग। सब लोग डॉक्टर पढ़े लिखे नहीं है। हमारे देश में आम जनमानस की हमें मानसिकता समझनी चाहिए। सुई लगने से लोग डरते हैं। और मोस्ट लास्ट पॉइंट, डॉक्टर देवी शेट्टी जी का एक लेख 2 दिन पहले छपा है। मैं अनुरोध करूंगा आपके सभी दर्शकों को उसको पढ़िए। देवी शेट्टी जी ने हार्ट सर्जरी को रेवोल्यूशनाइज किया इस कंट्री में। इसी प्रकार से उनकी बड़ी एक साफ सिंपल स्ट्रेटेजी है जो कहती है कि आप महीने भर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं और 400 रुपए का खर्चा लगेगा। खर्चे की भी कमी नहीं है, लोग बहुत पैसा खर्चना चाह रहे हैं। आज एक्सपर्ट्स ने वैक्सीन के लिए कॉस्ट टेस्टिंग से कम बताई है। हाँ, मैं वही अजीम प्रेम जी की बात कह रहा था। 1 मिनट, डॉक्टर अरविंद लाल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन डॉक्टर यतिन मेहता आप बीच में इंटरप्ट करना चाह रहे थे, कोई पॉइंट रेज करना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाहता था कि ये बात ठीक नहीं है कि लॉकडाउन दोबारा नहीं लगाना चाहिए। ये बात गलत है कि लॉकडाउन सर्व्स नो पर्पस। ये भी बात गलत है कि उस टाइम और कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी इसलिए लॉकडाउन किया, क्योंकि अभी भी स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी 1% पॉपुलेशन को अगर वैक्सीनेट किया है, इवन इफ यू वैक्सीनेट इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स, 2 महीने में सारे हिंदुस्तान में अमरावती स्ट्रेन के लॉकडाउन, पूरे स्टेट का नहीं, जिस एरिया में केस मिले हैं उनका जीनोमिक सीक्वेंसिंग करिए और सिलेक्टिव लॉकडाउन फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम करना ही पड़ेगा। उससे चेन ब्रेक होती है। डॉक्टर अरविंद लाल, मैं आपसे 2 चीजें जानना चाहूंगा। पहला तो, क्योंकि आप थोड़ा सा देर से अभी चर्चा में जुड़े हैं, ये अपने आप में बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि देखिए हमने टेस्टिंग करनी ही कम कर दी। आप प्रीमियर टेस्टिंग एजेंसी के सर्वा हैं। 11 लाख केसेस की टेस्टिंग होती थी, 6 लाख की होने लगी। केस कम होंगे तो टेस्टिंग कम अपने आप हो जाती है, या दरअसल ये हम शायद ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए कि अब तो कोरोना गया, अब टेस्टिंग की क्या ज़रूरत है, बुखार खांसी जुकाम हुआ कि अरे ऐसे ही ठीक हो जाएगा। अरे फैक्ट तो यही है संदीप जी कि टेस्टिंग इसलिए कम हुई है क्योंकि केसेस कम हो गए हैं। पर जब केसेस, ये एक विशेष साइकिल है, जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे
कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और आपने जब पहाड़ों पे आप जाते हो तो कई कई बारी आपने देखा होगा कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल। तो ये जब सावधानी हटती है, अब आप लोगों को एक कॉन्ग्लोमरेशन में इकट्ठे कर देते हैं, जहां पे 100 बंदे होने चाहिए थे वहां पे 5 होते थे, और वो भी मास्क पहने होते थे और 6-6 गज की दूरी करते थे। अब 100 में 100 बंदे आ गए हैं। और आप कहीं पे भी जाके देख लीजिए, क्योंकि हमारी जो सिविक सेंस है या हेल्थ की जो सेंस है ये थोड़ी कम है लोगों में। तो इसमें हमारी गलती हम लोगों की है कि हम डॉक्टरों को और बताना चाहिए कि जी ये छुआछूत की जो बीमारी है ये विश करने से आपकी नहीं जाएगी। और जैसे अगर आपने ये जो एहतियात जो बरतनी है, अगर आप उसको छोड़ देंगे तो यू विल लैंड बैक टू स्क्वायर वन। इट्स अ विशियस साइकिल। दूसरी बात डॉक्टर अरविंद लाल, जो ये टीकाकरण वैक्सीनेशन की बात हो रही है, एक सेकंड सर, जो टीकाकरण अभियान हमने शुरू कर दिया 16 जनवरी से, आज हम 22 फरवरी को बैठे हुए हैं, 1,11,16,854 लोगों का ही टीकाकरण हो पाया है और हम कह रहे हैं 30 करोड़ कर देंगे। इस स्पीड से चले मतलब अगर हम 1 महीना और 6 दिन में 1 करोड़ का टीकाकरण कर पा रहे हैं, ये कोई अच्छी स्थिति तो नहीं है। इसमें लोगों के मन में संशय शक है, डॉक्टर्स नर्सेज भी टीकाकरण नहीं करवा रहे, और दूसरा कहीं ना कहीं हम इसे पुश नहीं कर रहे हैं ढंग से। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्यों ना इस्तेमाल की जाए, वो मॉडल क्यों ना इस्तेमाल किया जाए जिसकी अजीम प्रेम जी पैरवी कर रहे हैं। जी जी जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। और इसका आपके पास एक बड़ा अच्छा प्रूफ है कि जब तक प्राइवेट पैथोलॉजी लैब्स बीच में नहीं आई थी तब तक आपकी जो टेस्टिंग थी वो बिल्कुल बहुत कम हो रही थी। और आज की तारीख में जब 2500 लैब्स हैं उसमें से 60% जो है वो है प्राइवेट लैब्स। और हम लोगों ने मतलब डॉक्टर लाल पैथ लैब्स ने हमने 10 लाख टेस्ट करे RT-PCR के। तो हम आपको यही बता रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर का होना अनिवार्य है। और इस पे अब सरकार ने ये क्यों नहीं करा, क्योंकि मेरे ख्याल इनकी एक फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले करना था, उसके बाद डॉक्टर्स को पहले करना था, अपने स्टाफ को करना था, और उसके बाद फिर जो एजेड है 60 साल के ऊपर जिनको कोर मोबिलिटी है, तो उसके लिए वो कंट्रोल क्योंकि उनको चाहिए था, वो कंट्रोल उनके हाथ से चला जाता है। पर अब प्राइवेट लोगों को जब आपने इन्वॉल्व करना है तो आपको अपनी एक स्ट्रेटजी प्राइवेट कंट्रोल में भी हमने बिहार का उदाहरण देखा है ना कि वहां पर किस तरह का गड़बड़ घोटाला हुआ। एक सेकंड सर, शरद कोहली, आई एम सॉरी आपको मैंने काफी देर तक इंतजार कराया है, पर हम अर्थव्यवस्था की बात करें। सिद्धार्थ जराबी कह रहे हैं कि नहीं, फियर मॉन्गरिंग हो जाएगी, लॉकडाउन की बात हम ना करें। पर एक हकीकत यह भी है, सिक्के का दूसरा पहलू अगर मैं रखूं तो इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, आयरलैंड, नेदरलैंड्स, पोर्चुगल, वहां पर कंप्लीट लॉकडाउन भी हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल संदीप, लॉकडाउन एक कड़वा सच है जो कि बीमारी फैलने पर हमें जिसका सामना करना पड़ेगा। देखिए, हमें संदीप ये देखना है अब और ज्यादा सैलरी कट्स लेने की, और ज्यादा नौकरी आपको किसी और महकमे में करने की कैपेसिटी मेरे ख्याल लोगों में नहीं बची है। और ज्यादा प्रोविडेंट फंड अब नहीं बचा है। आपके बुढ़ापे के लिए जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी समाप्त हो गया और नहीं बचा है। तो अगर सावधानी हटेगी, मुझे लग रहा है सरकार की भी दृष्टि से हम देखें, फिस्कल डेफिसिट अगर 9.5% है संदीप, मुझे नहीं लग रहा कि सरकार इसको 20% करने की कैपेसिटी रखती है। मुझे लग रहा है, मैं जितने भी डॉक्टर्स हैं पैनल, उनकी बात से पूरी तरह से एग्री करता हूं। आर्थिक दृष्टि से यह बीमारी ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इस बीमारी ने जो जाने गई हैं उसके लिए सबको बहुत खेद है, पर इसका जो आर्थिक नुकसान हुआ है आपसे बेहतर इसको कोई नहीं जानता। जितनी आपने इस पर चर्चा करी है, मुझे नहीं लगता किसी ने चर्चा करी है। जितना इसका आर्थिक नुकसान है उसका डर और आपकी हेल्थ इमरजेंसी से ज्यादा है। मुझे लग रहा है कि लोगों को कम से कम अपनी सेहत की नहीं तो अपनी जेब की चिंता करते हुए जरूर सावधानी बरतनी चाहिए, वरना वो जो एक पुराना शेर है संदीप, फिर वही गम वही तन्हाई है, और वो वाली हालत वापस आ जाएगी। आपको लॉकडाउन में जाना पड़ जाएगा। एक दफे आप लॉकडाउन में गए, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, सरकार की टैक्स कलेक्शन, वही जो डायन घेरे बैठी थी उस टाइम, वो फिर से आपको घेर लेंगी। मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा बिल्कुल आपने सरल सीधी सादी भाषा में बिना खौफ पैदा किए असल बात को हिट किया है। शरद, आई एम सॉरी मैं आपको पूरा वक्त आज नहीं दे पाया, लेकिन वही व्यवस्था फिर से आ जाएगी तो नौकरियों पर तलवारें लटक जाएंगी, तनख्वाहें कटेंगी, रोजगार कम होंगे, उत्पादन रुक जाएगा।
एहतियात बरतिए, देह दूरी बरतिए, मास्क ज़रूर लगाइए, बाहर तभी जाइए जब बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि ये कोरोना नहीं गया है और अभी हमें ये नहीं मालूम है कि ये पुराना कोरोना ही फिर से मुंह बाहर रहा है या कोई नया स्ट्रेन आ गया है। तो एहतियात 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 ज़रूर बरतिए। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।